त्रैमासिक पत्र, त्रैमासिक को अंडरलाइन करिए कि प्रसाद जी ने काशी से त्रैमासिक पत्र इंदु का प्रकाशन सन 1909 ईस्वी में किया। ध्यान दीजिए, यहां संपादन नहीं लिख रहे हो। प्रकाशन, प्रकाशक अलग होता है और संपादक अलग होता है। सन 1909 ईस्वी में किया। इसके संपादक इनके भांजे अंबिका प्रसाद गुप्त थे। हमने आपको कई बार समझाया था कि प्रकाशक अलग होते हैं, संपादक अलग होते हैं। प्रकाशक का मतलब पूरा मालिक। ध्यान ये केवल रखना है, इसमें 3 पॉइंट खास है। एक तो त्रैमासिक है, ये ध्यान रखना है। डेट इसकी 1909 ध्यान रखना है। और उसके बाद अगर अलग से पूछे कि प्रसाद का कौन सा पत्र है तो अलग बात है, लेकिन अगर ये पूछे कि इंदु के संपादक कौन थे, तब आपको अंबिका प्रसाद गुप्त जवाब देना है। ऑप्शन में उसमें देखना है कि प्रसाद अगर नहीं हैं या हैं और अंबिका प्रसाद गुप्त हैं, लेकिन संपादक पूछा हो। जनरली आता है ना कि प्रसाद का पत्र है, प्रसाद ने पत्र निकाला, लेकिन अगर प्रश्न के अंदर संपादक शब्द जोड़ दे, जैसे सरस्वती के प्रकाशक कौन थे? चिंतामणि घोष, लेकिन संपादक समय समय पर बदलते रहते थे। पहले संपादक मंडल था, फिर बाबू श्याम सुंदर दास आए, फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी आए, फिर देवी दत्त शुक्ल आए, और इस समय जो निकल रही है उसके संपादक हैं। फिलहाल मुझे भी नहीं याद है इस समय वाला। 2021 में जो निकल रही है संभवतः विभूति नारायण राय और कोई हैं, लेकिन एग्जैक्ट नहीं याद है मुझे। अब मिल जाएगी, वो पेपर में आया था पूरा सरस्वती के बारे में वो सब। तो इसको भी आप याद रखिए, क्योंकि ये एक खास प्रश्न है कि सरस्वती जो अब 2021 में निकल रही है यहाँ से, उसके संपादक कौन है। इसको कल खोज के लाइएगा, ठीक। हाँ, लिख के रखे हैं ब्रजेश, पूरा काट के, उसको देख लीजिएगा उसमें से। अगला पॉइंट, प्रसाद जी छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। प्रसाद जी छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्हें आधुनिक हिंदी काव्य का सर्वप्रथम कवि भी कहा जाता है। इन्हें आधुनिक हिंदी काव्य का सर्वप्रथम कवि भी कहा जाता है। इनकी कुल 67 रचनाएं मानी जाती हैं। इनकी कुल 67 रचनाएं मानी जाती हैं। अगला पॉइंट, प्रसाद जी को आधुनिक कविता का सुमेरु भी कहा जाता है। प्रसाद जी को आधुनिक कविता का
सुमेरु भी कहा जाता है। देवेंद्र दत्त। अब इसको आप जहाँ लिखे हैं, फिलहाल द्विवेदी युग तो लिख लिए हैं ना, वहीं नोट कर दीजिएगा और हम भी अपने में नोट कर देंगे इसे। ठीक, ये सह संपादक भले न पूछे लेकिन संपादक का नाम महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट, काव्य की जो इनकी परिभाषा है बहुत पूछी जाती है। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है, वह एक श्रेयमयी प्रेय रचनात्मक ज्ञान धारा है। श्रेयमयी प्रेय रचनात्मक ज्ञान धारा है। इनकी एक कविता वाली परिभाषा बहुत पूछी जाती है। अगला, आंसू कवि के जीवन की प्रयोगशाला का आविष्कार है। आंसू कवि के जीवन की प्रयोगशाला का आविष्कार है डैश करके नंदुलारे वाजपेयी। अगला पॉइंट, छायावाद की प्रथम कविता। छायावाद की प्रथम कविता प्रथम प्रभात। ब्रैकेट में किस में ये है, कानन कुसुम और, तो ब्रैकेट में डाल दीजिए दोनों को। छायावाद की प्रथम कविता प्रथम प्रभात से ही हिंदी कविता में बिंब प्रक्रिया की शुरुआत होती है। बिंब प्रक्रिया की शुरुआत होती है। अगला पॉइंट, ये पूछा गया पॉइंट है, लिखिए, छायावादी बिंब का अभिजात वैभव छायावादी बिंब का अभिजात वैभव प्रसाद में संकेंद्रित हुआ है। संजय, अभिजात माने
ललित, अभिजात्य का मतलब होता है ऊंचे कुल या ऊंचे वंश, ऊंची परंपरा, जिसे हम लोग कहते हैं कुलीन है। तो अभिजात्य का मतलब कि जितने छायावाद के जितने श्रेष्ठ बिंब थे, ऊंचे दर्जे के जितने बिंब थे, वो किसमें केंद्रित हो गए हैं? प्रसाद में। अभिजात्य वैभव किसमें संकेंद्रित हुआ? ये पूछा हुआ सवाल है, ये ध्यान रखिए कि जितने छायावाद के महत्वपूर्ण बिंब हैं उनका सबसे अधिक समावेश प्रसाद में है। आगे लिखिए, ये देखिए यही कथन हम कई बार बता रहे थे। लिखिए, प्रसाद के काव्य में दार्शनिक अनुभूति का तत्व, मतलब इसमें उनका काव्य, नाटक और कहानी, उपन्यास सब आ जा रहा है। प्रसाद के काव्य में दार्शनिक अनुभूति का तत्व, कामा उपन्यासों में सामाजिक यथार्थ का, काव्य में दार्शनिक अनुभूति का तत्व, कामा उपन्यासों में सामाजिक यथार्थ का, फिर कामा नाटकों में इतिहास के माध्यम से राष्ट्रीय भावधारा का, नाटकों में इतिहास के माध्यम से, नाटकों में इतिहास के माध्यम से राष्ट्रीय भावधारा का, तथा कहानियों में, प्रसाद के काव्य में दार्शनिक अनुभूति का तत्व, उपन्यासों में सामाजिक यथार्थ का, नाटकों में इतिहास के माध्यम से राष्ट्रीय भावधारा का, तथा कहानियों में शिल्प पक्ष की प्रधानता है। तथा कहानियों में शिल्प पक्ष की प्रधानता है। डैश करके आर्यस चतुर्वेदी। अगला पॉइंट, आचार्य शुक्ल ने प्रसाद को, आचार्य शुक्ल ने प्रसाद को कल्पना और भावुकता का कोष कहा है। शुक्ल जी ने प्रसाद को कल्पना और भावुकता का, और यही सवाल अगर रख दिया जाए और पहले ऑप्शन में पंत रख दिए जाएं तो आधे लोग फिसल के पंत पे चले जाएंगे। ठीक, अगला पॉइंट, निराला जी ने प्रसाद को, अगला पॉइंट है भाई, उसमें काहे लिखेंगे? निराला जी ने प्रसाद को जातीय कवि कहा है। जातीय कवि को अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक, अगला पॉइंट, गजानन माधव मुक्तिबोध ने प्रसाद को दूसरे महायुद्ध का कवि, वैसे भी 39 से 45 तक चलता है, दूसरे महायुद्ध का कवि और मध्य वर्ग का कवि कहा है।
प्रसाद को दूसरे महायुद्ध का कवि और मध्य वर्ग का कवि कहा है। अगला पॉइंट, आर्यस चतुर्वेदी ने मनु को, वही जो हम पिछली बार लिखे थे, आर्यस चतुर्वेदी अर्थात रामस्वरूप चतुर्वेदी ने मनु को आधुनिक युग का चिदानंद कहा है। चिदा हो गए। चित धन आनंद, ता जो है दा में बदल जाएगा, ठीक। चिदानंद कहा है, चिंता धन आनंद। चलिए थोड़ा सा लिख लेते हैं। अगला पॉइंट, आंसू एक विरहपूर्ण स्मृति काव्य है। आंसू वाला सवाल यहीं इकट्ठा हो जा रहा है। आंसू एक विरहपूर्ण स्मृति काव्य है। आचार्य शुक्ल ने इसे प्रसाद की प्रथम विशिष्ट कृति माना है। आचार्य शुक्ल ने इसे प्रसाद की प्रथम विशिष्ट कृति, तो प्रथम विशिष्ट कृति को अंडरलाइन कर लीजिए कि अगर ये पूछ ले शुक्ल जी ने प्रसाद की कौन सी रचना को विशिष्ट कृति माना, पहली विशिष्ट कृति, तो आपको ध्यान देना है कि वो झरना नहीं होगी, वो आंसू होगी। उसका कारण क्या है कि शुक्ल जी का मानना ये है कि झरना में जो वास्तविक विशेषताएं आती हैं वो 1927 में आती हैं, और आंसू कब निकल गया, 25 में, ठीक। तो इसीलिए उन्होंने प्रसाद की पहली विशिष्ट कृति आंसू को मान लिया। चलिए एक पॉइंट और लिख के बंद कर देते हैं। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार आंसू एक खंड काव्य है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार आंसू एक खंड काव्य है। जबकि अधिकांश विद्वानों ने उसे मुक्तकों का संग्रह कहा है। इन अधिकांश विद्वानों में दो लोग मेन हैं जो मेरे पास हैं, आर्यस चतुर्वेदी और वो हैं बच्चन सिंह। अभी लाइन ख़त्म नहीं हुई है, अभी आगे चलना है उसमें। अधिकांश विद्वानों ने उसे मुक्तकों का संग्रह कहा है। पूर्ण विराम लगाइए। किंतु अपने वर्तमान रूप में आंसू एक प्रबंध गीत जैसा है। एक प्रबंध गीत जैसा है। अब इसमें आपको अंडरलाइन करना है अपने वर्तमान रूप में। हम फिर से इस सवाल को आपको चर्चा करके तब आगे चलें। नगेंद्र का नाम ले लेगा तो आंसू क्या है, खंड काव्य। किसी का नाम नहीं लेगा, मुक्तकों का संग्रह है। और अगर ये पूछ ले कि अपने वर्तमान रूप में आंसू कैसा है, तो हम एक स्रोत भी वहाँ लिख दे रहे हैं, डैश करके लिखिए आर्यस चतुर्वेदी 117। जहाँ आपने लिखा है कि अपने वर्तमान रूप में प्रबंध गीत जैसा है, तो आर्यस चतुर्वेदी 117।
जाके आपका मामला वहाँ एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक, फिर वही चीज़ नहीं समझ पाई। आंसू जब पहले संस्करण में आया था तब वह मुक्तकों के संग्रह जैसा था। ठीक, जब वो जोड़ रहे हैं कि अपने वर्तमान रूप में, तो वर्तमान रूप में 64 नए छंद जोड़ के 190 छंद कर दिए गए। तो जो विद्वानों का मत है वो 3 अलग अलग दृष्टिकोण से है। ये कह रहे हैं कि अपने वर्तमान रूप में, मतलब जब 190 छंद इसमें आ गए तो ये कैसा है, प्रबंध गीत जैसा है। जब उसमें 90 छंद नहीं जुड़े थे, 64 छंद सॉरी नहीं जुड़े थे, 126 छंद थे, तो कैसा था, मुक्तकों जैसा था। और इसको जोड़ने के बाद भी चूंकि उसमें घटना का कोई तारतम्यता नहीं है, आंसू हमने पूरा पढ़ा है। हाँ, स्मृति काव्य है, बड़ी सुंदर स्मृतियाँ हैं, लेकिन जैसे खंड काव्य में कार्य कारण श्रृंखला होती है कि एक घटना दूसरी घटना से जुड़ी हुई होती है, उस तरह से इसमें कोई घटनाओं का संकलन नहीं है। तो इसलिए आपको 3 टाइप के प्रश्न यहाँ ध्यान देने हैं। अब जो पूछा जाएगा टेस्ट में या परीक्षा में, आप लोगों से निवेदन है उसी का उत्तर दीजिएगा। हम पूछें कुछ और आप टिक करोगे कुछ और। ठीक, तो यहीं छोड़ देते हैं। कल जो है